जी, कल हमने मैंने आप लोगों के जिम्मे काम लगाया था कि रेजिस्टेंस अगर डायमीटर डबल कर दें, तो रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है। वैसे रेजिस्टेंस का डायमीटर के लिहाज से क्या फार्मूला बनता है, R इक्वल टू रो L ओवर पाई डी स्क्वायर और इधर 4 मल्टीप्लाई होता है। ये डायमीटर के लिहाज से जनरल फार्मूला है, सही। अब अगर डायमीटर जो है 4 रो L ओवर पाई, डायमीटर डबल कर दिया 2D होल स्क्वायर। मैं यहां पर जरा बताऊं, 4 रो L ओवर पाई ये 4D स्क्वायर, बस स्टूडेंट भला क्या करते हैं, वो ये जो फार्मूले का 4 है ये वाला, और ये जो नीचे 4 है इसको कैंसिल कर देते हैं। और बुजुर्गों जब वो कैंसिल कर दोगे तो वो तो फार्मूला ही सेम ना रहा, फिर जिस किससे कंपेयर करेंगे, तो ये कैंसिल नहीं करना। तो अब जरा देखो, ये वाला जो 4 है इसको ऐसे मैं बाहर लिख देता हूँ 1/4, बाकी ये 4 रो L ओवर पाई डी स्क्वायर जो है ये यही वाली रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस बनती है, तो इसको लिख दिया R और डिवाइडेड बाय 4, तो रेजिस्टेंस जो है दैट विल डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ऐसा ही आंसर इवेल्युएट किया होगा। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम डिक्रीज हो रही है, तो कंडक्टेंस क्या होती है, वो रेजिस्टेंस का इनवर्स होती है, रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो रही है, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, R डैश R/4 लिख दिया, तो 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, G डैश इज इक्वल टू 4 ओवर R, तो वो 4 टाइम्स बढ़ जाती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, ठीक है। जबकि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इन दोनों पर किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं इसी तरीके से मैं ऐसे अगर एक और मैं यार सवाल ऑब्जेक्टिव नहीं, वो अभी मैं जुमला दोबारा बोलूंगा, लेकिन मैं इधर अपने लिए लिख लूँ, अक्सर मैं भूल जाता हूँ, ये मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, आपके लिए नहीं लिख रहा, ठीक है, ताकि मुझे हिंट याद रहे। अच्छा, अगर मैं इसी सवाल को लूँ कि डायमीटर हमारे पास डबल हो गया, तो फिर रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, और ये ऑब्जेक्टिव में हमने इवेल्युएट करना है। ओ अहमद खान आ भी जाओ, ज्वाइनिंग घंटा घंटा। तो इस फार्मूले से अगर आप गौर करें, इस फार्मूले से आप गौर करें तो रेजिस्टेंस डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप ऐसे लिखें, बाकी जो सारे फैक्टर हैं, रो, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, पाई, 4, वो तो कांस्टेंट है, जो इस सवाल में हमने उनमें तो कोई वेरिएशन नहीं कर रहे, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/D स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा, इधर जरा देखो, अभी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपने रफ में हल करना है, ये शार्ट क्वेश्चन के लिए नहीं है। ये ना करना कि शार्ट क्वेश्चन में ऐसी मेथड, ये ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए तो साइड पर जल्दी से सॉल्व करने के लिए। तो अब जरा ये देखो, R 1/D स्क्वायर, तो ये 2D होल स्क्वायर। अभी मैं स्टेप जानबूझ के एक एक कर रहा हूं, नहीं तो ये जुबानी करने वाली बात है। 1/4D स्क्वायर, तो आप जरा देखो इस साइड पर एक्स्ट्रा क्या आ गया है, 4 आ गया, और वो भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अब इसे बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड को बैलेंस करने के, इधर भी मैं 4 से डिवाइड करूं, क्योंकि पहले सिर्फ R था, इधर D स्क्वायर था, अब इधर D स्क्वायर के साथ 4 डिवाइड हो रहा है, तो इधर से बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 से डिवाइड करूं। तो अब याद रखो क्या किया आपने, तो जैसे ही डायमीटर को डबल किया है तो रेजिस्टेंस कितने गुना कम हो गई है, 4 टाइम्स कम होगी, R/4 हो। हाँ जी, बात समझ आ गई। ये ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। अब आप में से जिन्होंने ये जो होमवर्क मैंने दिया था वो किया था, जिसको अभी मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया, वो प्लीज रेज योर हैंड्स, वो उधर प्लीज थंब अप। गुड मरियम, शाबाश, मोईज जबरदस्त, फातिमा जबरदस्त, लिशबा रहमान जबरदस्त, इसहाक शाबाश, ऐमन गुड, साद, आबिद, राबिया, जुहेब, वासिक जबरदस्त, थैंक यू सो मच, अकीब थैंक यू, खुश रहो, आपने भी किया।
जी, और अभी नाम मेरे सामने और नहीं है। चलें, बाकी ये क्या है, अमन खान, गुड, शाबाश। और कोई था? चलें जी, ठीक है। बाकी आज फिर कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों से भी होगा और फिर आप लोग यू विल बी वेरी हैप्पी। ठीक, चलें जी। अब हम आगे, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है, ये पॉइंट है, साइड पे कहीं पे लिखिएगा, लाजमी लिखिएगा। अभी भी आपकी बुक में भी इस्तेमाल होता है, शायद आगे मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव में हो। इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड n times, then its resistance will become, यानी नई जो रेजिस्टेंस होगी वो पहले वाली रेजिस्टेंस से n स्क्वायर टाइम्स ज्यादा होगी। कितने टाइम्स ज्यादा होगी? n टाइम्स। फॉर एग्जांपल, if a wire is stretched twice of its length, then its new resistance will be R डैश। कितने टाइम उसे हमने स्ट्रेच किया है? 2 टाइम्स, यानी n इज इक्वल टू 2। किधर? स्ट्रेच ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ, यानी 2 टाइम्स हमने उसे स्ट्रेच किया, ऐसे खींचा, तो वो क्या होगा? 4 का स्क्वायर इंटू आर, 2 का स्क्वायर इंटू आर, 2 2s आर 4 टाइम्स, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। अब होता क्या है, आप लोगों ने ये पढ़ा है, ये तो आपने लिखना है अपने पास, सही। लेकिन आप जरा देखो, आप लोग चिंगम चबाते हैं, यू चू द गम, बबल गम, वाह, उसके बाद आप मुंह से निकालते हैं हाय, और उसके बाद आप उसे खींचते हैं, हाय हाय हाय। तो ये स्ट्रेचनेस है, जिससे क्या हो जाता है, दरमियान से वो थिन होती चली जाती है और लेंथ उसकी ज्यादा होती चली जाती है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता चला जाता है और लेंथ ज्यादा होती चली जाती है। तो मैं ऐसे कह देता हूं कि अगर एक वायर को मैं n टाइम स्ट्रेच करूं, तो उसकी जो नई लेंथ होगी वो n टाइम ज्यादा हो जाएगी, ऐसे। और उसकी थिकनेस क्या होगी? कोई भी वायर लें, रबड़ ले लें, उसको आप खींचें, उसकी लेंथ ज्यादा होती है, दरमियान से वो थिक से क्या होता है, थिन होता चला जाता है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया n टाइम्स कम हो जाता है। ठीक है, सिंस जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R इज इक्वल टू रो L ओवर A, तो अब हमारे पास जो नई रेजिस्टेंस होगी R इज इक्वल टू रो, मटेरियल तो सेम ही है, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ की जगह पर NL, एरिया की जगह पर A बाय N। तो अब आप R डैश इज इक्वल टू रो, N ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा N स्क्वायर L ओवर A, तो ये N स्क्वायर इंटू रो L ओवर A, तो ये हमारे पास n टाइम्स n स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस की होती है, वो बढ़ जाती है। ये मैंने शॉर्ट सा प्रूफ करवा दिया, शॉर्ट प्रूफ, वैसे इसके लॉन्ग प्रूफ भी है, शॉर्ट प्रूफ भी है। ठीक है, इस बात का अगर आप रफ नहीं लिखिएगा, कभी इम्तिहान में शायद आ जाए, लेकिन ये इसलिए भी कर दिया ताकि आपके जहन सेटिस्फाई हो कि ये n स्क्वायर कहां से आ गया, वो वाली बात हमें फिर तकलीफ देती है। लिख लिया ना सबने? जैसे लिख लें तो प्लीज मुझे बता दें। लिख लिया थैंक यू। सर, हो गया। चलें, शाबाश। मैं मिटा सकता हूं क्योंकि अब हम अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ें।
क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें सारे। वाई राइज इन टेम्परेचर, वाई राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर is accompanied by rise in resistance. रिपीट सर एक दफा करेंगे। Why rise in temperature of a conductor is accompanied ACCOMPANIED, पेंडू बंदा हूं, मुझे खुद याद नहीं होते। is accompanied by a rise in resistance, in its resistance. ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसमें हमें मैथमेटिकल पढ़ना था। पहले मैं इसकी थ्योरी बताना चाहता हूं। तो क्या होता है मेरा सोना, जरा इधर देखो, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके अंदर ये एटम्स हैं, इसको मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। इस एंड पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस एंड पर क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है, जिससे यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से किसकी तरफ जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ ऐसे फ्लो करके जाते हैं। यहां से करंट एस्टेब्लिश होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है, हम ले रहे हैं, कन्वेंशन भी ले सकते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गुजर के जाते हैं, दे कोलाइड विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर, और उसकी वजह से ये कंडक्टर जो है दैट ऑफर सम रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। अब अगली बात, मैंने इसके नीचे ये एक कैंडल जला दी। जब इसके नीचे ये कैंडल जला दी है तो उससे हीट एनर्जी होगी। वो हीट एनर्जी किसको मिलेगी, कंडक्टर को मिलेगी। कंडक्टर के अंदर किसको मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स को मिलेगी। एटम्स को जब वो एनर्जी मिलती है तो एटम्स जो हमें चीजें रेस्ट में नजर आती हैं, ये भी रेस्ट में नहीं है, दे आर, इसमें जो सॉलिड में एटम्स होते हैं, दे आर इन स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। तो जब उनको हीट एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो एटम्स जो होते हैं जो पहले ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे, नाउ दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द लार्जर एम्पलीट्यूड, दे बिहेव लाइक अ बिगर टारगेट, एक बड़े पत्थर की तरह बिहेव करते हैं। एटम स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द लार्जर एम्पलीट्यूड, जब वो लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं तो एटम्स बिहेव लाइक अ बिगर टारगेट फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। ये पंखा ऊपर छत पर मैंने ऑफ कर दिया, मेरी आवाज आप तक सही पहुंचे। तो यहां पर जरा देखें, 1 2 3 पर होते हैं, पंखे के 3 पर हैं, ऐसे ही। कैसे, ऐसे, कुछ ऐसे। अब अगर ये रुका हुआ है और आपसे मैं ये कहूं कि आप इन 2 परों के दरमियान सारा ऐसे ऊपर गुजारे और निकाल लें, आप आराम से सारे निकालेंगे, नीचे कर लेंगे। क्या ये देखो, ये कोई काम था। फिर पंखे को मैं ऑन कर देता हूं, पंखा तेजी से घूमता है। अब मैं कहता हूं 2 परों के दरमियान गैप तो है ना, चलो मैं थोड़ा स्पीड स्लो कर लेता हूं, लेकिन इन 2 परों के दरमियान सारे ऐसे डाल के ऐसे बाहर निकालो, करोगे? इंसान तो कोई नहीं करेगा। कोई बेधड़क सिपाही हो जिसको परवाह ना हो, वो शायद सर उसमें घुसेड़ दे, लेकिन फिर सर वापस नहीं आएगा। तो क्या है, हालांकि आपको पता है कि यहां पर इस पार और इस पार के दरमियान गैप है, दरमियान से सर ऐसे गुजार सकते हैं, लेकिन जब वो चल रहा होगा तो दैट ऐसे ही हो जाता है कि वो इतना तेजी से चल रहे होते हैं कि ऐसे ही है जैसे ये सारी जगह क्या है, फील्ड है। सही है। तो ये पूरी जगह जब फील्ड हो जाएगी तो ऐसे ही है कि ये पंखे के जो पर हैं वो हर जगह पर दरमियान में मौजूद हैं। सेम, पहले एटम्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे, ऐसे, एक एटम ये हाथ है, एक एटम ये हाथ है, मेरे मुंह जितना इलेक्ट्रॉन भी दरमियान से आराम से गुजर सकता है, कोई एक हाथ थप्पड़ पड़े तो।
लेकिन जब यही एटम्स, इनको जब हीट एनर्जी मिलती है, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द लार्जर एम्पलीट्यूड। तो अब वो या मेरे हाथों की तरह नहीं कि एक इधर से इधर आते तक आधा सेकंड लगेगा, वो एक सेकंड में हजारों वाइब्रेशन कर रहे होते हैं एटम्स, जिस वजह से दरमियान में दे बिहेव लाइक अ बिगर एटम्स, और दरमियान में जो गैप होता है वो ऐसे ही है। अब पहले तो मैक्सिमम इधर तक आता था, इधर तक, दरमियान में इतना गैप था। अब जब ये एटम इस तरह से वाइब्रेट कर रहे होंगे तो दरमियान में जो इफेक्टिव गैप है वो कम हो जाता है। जब इफेक्टिव गैप बिटवीन द एटम्स कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, दरमियान में गैप कम हो गया, ये एटम अब इतना बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा हो गया, ये इस तरह से बिहेव करेगा ऐसे ही, तो दरमियान में गैप कम होने की वजह से कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स वो हमारे पास ज्यादा हो जाएंगे। जब कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स ज्यादा हो जाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से, हीट देने से, टेम्परेचर बढ़ाने से जो हमारे पास कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन है विद द एटम्स वो ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज एटम बिहेव लाइक अ बिगर टारगेट, और उसके नतीजे में जो हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होती है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब इसके उलट सोचो कि अगर मैं इसके नीचे बर्फ रख दूं या उससे भी नीचे कोई फ्रीज रख के और टेम्परेचर लो कर दूं, तो फिर एटम जो ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता उनके एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होते होते ऐसे हो जाएगा, दरमियान में गैप क्या होगा, बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के एटम सर्कुलेशन कम हो जाएंगे, रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। तो जो एक मेटालिक कंडक्टर है, ये मेटल्स की बात हम कर रहे हैं, तो जो एक मेटालिक कंडक्टर है उसमें उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस में चेंज और टेम्परेचर में चेंज, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हाँ जी, बात समझ में आ गई? और बात समझ आई है? अब जल्दी से लिखो, तो टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता। जल्दी से लिखें, जल्दी से लिखें। या इसका जो आंसर है ना, इस सवाल के लिए आप 6-7 लाइनें छोड़ दें, मैं इसका आंसर आपको मैसेज करूंगा, ठीक है? वो आप उधर से दे के लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ताकि हम उसका पढ़ सकें। जी 5-6 लाइनें छोड़ दीजिएगा। आगे है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये एक ही बात है, ठीक है? अब जरा ये देखो, ये जो हमारे पास कंडक्टर था, जब इसका टेम्परेचर मैंने नहीं बढ़ाया था तो इसकी रेजिस्टेंस, फर्ज करें उस वक्त इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था तो इसकी रेजिस्टेंस और थी, उस रेजिस्टेंस को मैं R0 कह देते। फिर उसका मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, T डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो इसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ के हमारे पास कितनी होगी, RT होगी। पहले अगर 10 थी तो 10 से 15 होगी, तो कितना चेंज आया, 15 में से 10 को माइनस कर दें, 5 आ गया। तो अब मैं क्या कहता हूं, लेट R0 be resistance of the conductor, R0 be resistance of the conductor at 0 degree centigrade, RT be resistance of conductor at T degree centigrade, then change in resistance is RT minus R0। पहले अगर 10 था, टेम्परेचर बढ़ाया 15 हो गया, कितना चेंज आया, 5, तो आपने 15 में से 10 को माइनस किया, यानी RT में से R0 को आपने माइनस किया। देन चेंज इन रेजिस्टेंस फॉर चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर चेंज किया, 0 से T किया, T माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो कितना आ जाएगा, T डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमने शो शाह वाले जुमले लिख लिए। अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उससे में क्या रिजल्ट मिला कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
resistance at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा, ये पहला पॉइंट है, दूसरा ये है कि चेंज इन रेजिस्टेंस is directly proportional to change in temperature. अब जरा देखो ये क्या लिखा है, चेंज इन रेजिस्टेंस वो है RT माइनस R नॉट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा है RT माइनस R नॉट प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर, वो कितना है T डिग्री सेंटीग्रेड, T लिख देता हूं। अब यहां पे मैं डेल्टा T नहीं लिख रहा, बुक वाला ही मैं फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर T है दूसरा 0 है, दोनों का डिफरेंस वो क्या लेंगे, डेल्टा T कितना आएगा, T आएगा, T डिग्री, सही। अब याद रखो जब टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं, फर्स्ट ईयर में हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज जो होता है वो केल्विन में चेंज के बराबर होता है, ठीक है, तो इसे T केल्विन भी आप समझ सकते हैं। अब सारे इधर देखें, इस पॉइंट पर देखें, हमारे पास ये दो कंडक्टर हैं, एक इतनी सी लेंथ है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला, ये दूसरा कंडक्टर है, तो इसकी रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी, नीचे वाली की ज्यादा होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। अब इन दोनों का टेम्परेचर कितना है इस वक्त 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसकी रेजिस्टेंस को भी R नॉट कह देता हूं, इसकी रेजिस्टेंस को भी R नॉट कह देता हूं। अब मैं दोनों का टेम्परेचर बढ़ाता हूं, यही जैसे इसका भी 0 से 10 कर दिया, इसका भी 0 से 10 कर दिया, तो लाजिम बात है इसमें इलेक्ट्रॉन एटम से अब ज्यादा टकराएंगे, इसमें भी ज्यादा टकराएंगे, लेकिन क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है तो इसमें कुलियंस पर इलेक्ट्रॉन पर एटम वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए इसमें इंक्रीज इन रेजिस्टेंस भी क्या आता है, ज्यादा आता है। इसमें भी रेजिस्टेंस बढ़ती है लेकिन ज्यादा इंक्रीज नहीं आएगा इसके मुकाबले में। तो जिसकी एक्चुअल रेजिस्टेंस पहले ही ज्यादा हो, टेम्परेचर बढ़ाने से उसी में इंक्रीज भी क्या आता है, ज्यादा आता है, ठीक है। तो इसका यह मतलब है कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल रेजिस्टेंस, जिसे हम यहां पर अपने मैथ के मुताबिक क्या लिख रहे हैं, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरा लाजिम बात है, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस 0 ओम से फॉर एग्जांपल 10 ओम हुई, फिर और बढ़ाएंगे 20 हो जाएगी, फिर कितना 100 हो गई, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहां पर हम क्या कहते हैं, ये दो चीजें हमारे पास एक्सपेरिमेंट से हमें पता चली, इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूं, कंबाइनिंग अबव रिजल्ट्स, अबव रिलेशंस, RT माइनस R नॉट यानी चेंज इन रेजिस्टेंस is directly proportional to resistance at 0 degree centigrade and temperature. अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को मैं इक्वल में चेंज करूंगा, RT माइनस R नॉट प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वल में चेंज किया तो यहां पर अल्फा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है, अल्फा R नॉट T, अल्फा R नॉट T, ठीक है। अल्फा क्या है, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड it is called temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient of resistance, इसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, सही। ये अल्फा जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है और इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यहां से इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, दिस इज इक्वेशन 1। यहां से मैं पहले एक इक्वेशन क्या बनाता हूं, जरा देखो, फ्रॉम ऐसे R नॉट इधर माइनस है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, RT इज इक्वल टू R नॉट, ये माइनस है इधर आकर प्लस, प्लस अल्फा R नॉट चेंज इन टेम्परेचर T,
दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। बार बार बोल रहा हूं, यहां पर कंफ्यूजन होती है जब हम न्यूमेरिकल हल करते हैं। तो यहां से आर टी आर नॉट ले लें कॉमन, आर नॉट कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 प्लस एल्फा टी। अब ये हमें क्या बता रहा है कि अगर मैं किसी कोई भी कंडक्टर है उसका मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, पहले उसकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रेजिस्टेंस है, उसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, वो अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो एक नई हायर रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी फॉर द मेटालिक कंडक्टर। तो ये किसी भी हाई टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस मालूम करनी है वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 कह रहे हैं, इक्वेशन 1 यहां से अल्फा का क्या आंसर आता है, गौर से अल्फा आर टी माइनस आर नॉट, ये आर नॉट और टी इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं अल्फा से, इधर आकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड आर नॉट टी। तो ये हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आ गई। अब मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूं। देखें, इफ जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस है इस कंडक्टर की, अगर वो 1 ओम हो और जो चेंज इन टेम्परेचर है, मैंने इसको हीट किया, पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, फिर टेम्परेचर बढ़ गए, ये टी चेंज इन टेम्परेचर है, बार बार बता रहा हूं, वो कितना बढ़े, 1 केल्विन। 1 केल्विन टेम्परेचर अगर चेंज हो तो वो कितना होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में ही चेंज होगा, क्योंकि डिफरेंस ले रहे हैं, डिफरेंस में चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड और चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन बराबर होते हैं, सिंगल टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं। तो ये हमारे पास टेम्परेचर हम कितना बढ़ाएं, 1 केल्विन, रेजिस्टेंस हम कितनी बढ़ाएं, 1, उसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितनी है उस कंडक्टर की, 1 ओम, देन अल्फा किसके बराबर आ गया, आर टी माइनस आर नॉट, नीचे क्या है 1 ओम तो वो 1 ही रहेगा, टी 1 केल्विन वो 1 ही रहेगा। तो अब अगर इस कंडक्टर की कुछ रेजिस्टेंस थी, कितनी रेजिस्टेंस थी, 1 ओम, किस टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मैंने उसको हीट किया और उससे उसका टेम्परेचर बढ़ गया, कितना, सिर्फ 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा या 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बढ़ा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो वो जितना रेजिस्टेंस बढ़ी है, जितना रेजिस्टेंस में अब चेंज आया है, वो जो वैल्यू है इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस में चेंज की, वही हमारे पास इसकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की भी वैल्यू है। जिसको अब मैं कैसे कहता हूं कि इफ अल्फा यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस या चेंज इन रेजिस्टेंस, किसकी रेजिस्टेंस, ऑफ अ कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर, whose resistance at 0 degree centigrade is 1 ohm and its temperature is increased by 1 केल्विन, ये ऐसे लिख देता हूं 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं जरा देखूं टाइम कितना रहता, नहीं तो यहीं पे बात खत्म हुई, अभी है 3 मिनट। तो क्या भला, यहां से जरा देखो, मैंने ये कहा कि अगर इस कंडक्टर की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस 1 ओम हो और टेम्परेचर कितना बढ़े, 1 केल्विन, तो फिर ये वैल्यूज अगर मैं 1 यहां पे पुट करूं तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, आर टी माइनस आर नॉट, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस या चेंज इन रेजिस्टेंस के। मेरे पास जगह कम थी, मैंने अल्फा ही लिखा, आप पूरा लिखिएगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू किसके, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। लेकिन कब, जब इस कंडक्टर का जिसकी रेजिस्टेंस हम 1 ओम लें, 1 ओम रखी हो और उसका टेम्परेचर हम बढ़ाएं कितना, 1 केल्विन, तो उससे उसकी रेजिस्टेंस में जितना चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा, इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, इसको एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं वैसे सिर्फ बता देता हूं। ये मैंने अलहदा कर दिया, टेम्परेचर अलहदा कर दिया, इससे ऊपर है चेंज इन रेजिस्टेंस,
और नीचे किससे डिवाइड हो रहा है? एक्चुअल वैल्यू से। रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से। जैसे आप लोगों ने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पढ़ा था, ऊपर चेंज आता है, अनसर्टेनिटी चेंज, नीचे मेजरमेंट। तो यहां पर भी आप क्या कर रहे हैं? चेंज को एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब भी किसी भी चेंज वैल्यू को, जो डिफरेंस आता है वैल्यू का, उसको एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करें, उससे हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज। तो अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ? चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर रेजिस्टेंस, यानी फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। लेकिन कब? जब हम उसकी 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज करें, या पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। इसकी डेफिनेशन मैं यहां पर जल्दी से लिख देता हूं। अल्फा की डेफिनेशन है, इट इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस per Kelvin rise in temperature, पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज को एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करें तो वो फ्रैक्शनल चेंज है, लेकिन साथ टेम्परेचर से भी डिवाइड हो रहा है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि अगर 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करें तो उससे जो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस आएगा, इस रेशो को जिसे हम फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस कहेंगे, तो उसकी वैल्यू को हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक हो गया? यहीं से इंशाल्लाह हम कल आगे पढ़ेंगे। मेहरबानी करके इसे अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, आपको भी समझ आनी चाहिए। थोड़ा सा पढ़ने वाला टॉपिक था, इसलिए जरूर इसे पढ़कर आइएगा। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज आस्क, वी हैव 1 less than 1 minute।